मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे अचानक दो सिस्टम मिले। एक 100 गुना बड़ा करने वाला एनलार्जमेंट सिस्टम था और दूसरा 100 गुना छोटा करने वाला श्रिंकिंग सिस्टम। मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुराई और उसने तुरंत बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। मेरे पास जो बचा था मुझे मजबूरी में वही चुनना पड़ा। अचानक 3 दिन बाद मूसलाधार बारिश वाला सर्वनाश अपोकलिप्स शुरू हो गया। सब लोग अपने अपने घरों में फंस गए। कोई बाहर कदम नहीं रख सकता था। राशन और संसाधन सबसे बड़ी समस्या बन गए। पिछले जीवन में मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम का सहारा लिया था। मैंने अपने पास मौजूद सभी राशन और सामान को बड़ा कर लिया था। बहुत ही सोच समझकर और बचत करते हुए उनका इस्तेमाल किया। आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने मिलकर उस मुश्किल वक्त को पार कर ही लिया। लेकिन किसने सोचा था कि मूसलाधार बारिश खत्म होने के बाद मेरी ही गर्लफ्रेंड मुझे बेरहमी से मार डालेगी। मरने से पहले उसने कहा था, अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं चुराया होता तो मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल खाने को बड़ा करने के लिए कर सकती थी, ताकि मैं भाई छू शेंग के परिवार को बचा सकूं। तुम सब बातों में अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली, पुनर्जन्म रीबर्थ, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे पहले ही आगे बढ़कर बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। मैं तुरंत समझ गया कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बड़ी संतुष्टि और घमंड से देखा। उसकी आंखों की खुशी छुप नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उस भाई चू को बहुत पसंद करती थी और मुझसे, अपने उस बॉयफ्रेंड से जिसने उसकी जान बचाई थी, वो नफरत करती थी। तो ठीक है, इस बार मुझे भी कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है। इसके तुरंत बाद मेरी गर्लफ्रेंड अपना नया सिस्टम आजमाने के लिए बेताब हो उठी। उसने यूं ही अपनी जेब में रखे एक केले को 100 गुना बड़ा कर दिया। वो छोटा सा केला पल भर में एक विशाल केले में बदल गया। पिछले जीवन में एक पूरे साल तक चलने वाला बर्फीले तूफान का कहर अचानक खत्म हो गया था। ठीक जब लोगों को लगा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तभी अचानक मूसलाधार बारिश का सर्वनाश आ गया था। सब लोग घरों में कैद हो गए थे और राशन की भारी कमी हो गई थी। उस वक्त मेरे घर में इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के कई डिब्बे रखे थे। मैंने उन्हें बड़ा करने के लिए अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हम उन 5 सालों की मूसलाधार बारिश के खौफनाक दौर को मुश्किल से पार कर पाए थे। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड के बचपन के दोस्त चू शेंग की गर्लफ्रेंड ने मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं उनके परिवार के लिए खाना बड़ा करने में मदद करूं, लेकिन मैंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि सर्वनाश के समय लोगों के दिलों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं उस सर्वनाश में तो बच गया, लेकिन जिस गर्लफ्रेंड फैन युआन की मैंने इतनी मुश्किलों से रक्षा की थी, उसी ने मुझे मार डाला। अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अब मैं जो चाहूँ उसे बड़ा कर सकती हूँ। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो मेरी गर्लफ्रेंड ये परखने की कोशिश कर रही हो कि कहीं मेरा भी पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है। उसकी आंखों में एक तरह की सतर्कता थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने बेपरवाह होने का नाटक करते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक सिस्टम ही तो है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड अपने बचपन के प्यार के परिवार को बचाने जरूर जाएगी, और एक बार जब किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा तो इस सर्वनाश में मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये देखकर कि मुझे बड़ा करने वाले सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड खुशी से दौड़ती हुई बाहर गई। उसने सीधे चू शेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। रू यान, आर यू यान, तुम यहाँ कैसे? इसके तुरंत बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने चू शेंग का हाथ पकड़ा और कहा, भाई चू, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ये सब देखकर मैंने तारीख चेक करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला। मूसलाधार बारिश शुरू होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे। मेरे पास अभी भी समय था। मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पास के सुपरमार्केट गया। मुझे जो भी खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें चाहिए थी, मैंने सब खरीद ली। इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड, ये सब मेरे पसंदीदा खाने की चीजें, और साथ ही टॉयलेट पेपर, रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान वगैरह। मैंने चावल और आटा भी खरीदा और कई तरह की सब्जियों के बीज भी ले लिए, ताकि मैं सर्वनाश में भी हमेशा ताजा मांस खा सकूं। मैंने चूजो चिक्स का एक पूरा झुंड भी खरीद लिया। मैं फर्नीचर की दुकान पर भी गया और अपने लिए फर्नीचर का एक पूरा सेट चुना। मैं अपने लिए एक नया छोटा सा घर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा घर एक बहुत ऊंची मंजिल पर है। पिछले जीवन में भले ही मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं हुआ था। मेरा घर से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। बस इस बार मैं एक अलग तरीके से जीने वाला हूँ। इस दौरान मैं पागलों की तरह बस खरीदारी और खरीदारी करता रहा, जब तक कि मेरे बैंक कार्ड का सारा पैसा खत्म नहीं हो गया। इसके विपरीत मेरी गर्लफ्रेंड जानती है कि मूसलाधार बारिश आने वाली है, लेकिन वो जरा भी घबराई हुई नहीं दिख रही है और न ही कोई तैयारी कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती है कि उसका सिस्टम खाने को बड़ा कर सकता है। उसे बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि वो थोड़ी बेताब है। मुझे पक्का पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किस चीज का इंतजार कर रही है। वो खाने की कमी होने पर मसीहा बनकर उभरना चाहती है, ताकि वो अपने बचपन के दोस्त चू शेंग के परिवार को बचा सके और फिर चू शेंग को अपने प्यार में गिरा सके। मैं हमेशा यही सोचता था कि उसे चू शेंग से सिर्फ एक लगाव है, लेकिन अब खेल बदल चुका है। मुझे नहीं लगा था कि वो प्यार में इस कदर अंधी और बेवकूफ है। रात को मेरी गर्लफ्रेंड घर लौटी। उसकी आंखों में प्यार के गुलाबी बुलबुले तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही चू शेंग के साथ प्यार की नदी में गोते लगा रही। फैन युआन, अगर मैं चू शेंग के परिवार को बचा लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि चू शेंग को मुझसे प्यार हो जाएगा? ये सुनकर मैंने कहा, नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत आग बबूला हो गई। असंभव, भाई चू निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। फैन युआन, सच बताओ, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है ना? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने बस अपना सिर नीचे किया और फोन देखने लगा और ऑनलाइन वो चीजें खरीदने लगा जिनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली थी। मैं पहले ही एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों धोखा खा चुका हूँ। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद वो बोली, फैन युआन, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? क्या तुम मुझे कुछ 10 हजार उधार दे सकते हो? मुझे खाने पीने का कुछ सामान
खरीदना है। मैंने अभी एक फ्रिज खरीदा है, सारे पैसे खर्च हो गए, मैंने जवाब दिया। ये सुनते ही मेरी गर्लफ्रेंड फिर से भड़क गई। लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ाकर रखती हूँ। तुम्हें फ्रिज खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या मैं अपने चावल के बदले फ्रिज नहीं ले सकती? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? अचानक मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत सामान्य हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस उत्सुकता थी। तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे बस डर था कि कहीं तुम्हें जिंदगी में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। जानो, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में कुछ खाने का सामान था, है ना? मैंने वो सब मोहल्ले के अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दे दिया है। आखिर उनकी जिंदगी भी तो आसान नहीं है। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? मेरी गर्लफ्रेंड खुशी से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि वो उम्मीद कर रही है कि मैं उसकी दयालुता के लिए उसकी तारीफ करूंगा। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस नए जीवन में मेरी गर्लफ्रेंड को न केवल वो बड़ा करने वाला सिस्टम मिल गया है जो वो चाहती थी, बल्कि उसने मेरे पास बचा हुआ आखिरी राशन भी किसी और को दे दिया। क्या वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर उसके प्रति मेरी नफरत और भी बढ़ गई। मैंने हमेशा सोचा था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा पाई थी और मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए ले आया था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दरवाजे के ठीक सामने चू शेंग रहता था, जो मेरी गर्लफ्रेंड के बचपन का दोस्त था। बचपन में वे दोनों खूब साथ खेलते थे। बाद में चू शेंग का घर टूट गया और उन्हें एक बड़ा मुआवजा मिला। वे गाँव छोड़कर चले गए थे, लेकिन जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने उस हैंडसम चू शेंग को देखा, उसे तुरंत प्यार हो गया। वो लगातार उसके पीछे पड़ने लगी, यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश वाले सर्वनाश के दौरान जब मैंने उसके परिवार की मदद करने से इनकार कर दिया था, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और चुपके से हमारे राशन का 1/3 हिस्सा चू शेंग के परिवार को दे दिया। इस बात पर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि दरवाजे पर ताला लगा दूं ताकि कोई और आकर हमारा राशन न चुरा सके। ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की नजरों में मेरी अहमियत एक ऐसे आदमी के बराबर भी नहीं है जिसने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। तुरंत मेरी गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। हे जानू, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं पहले सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मैं घूमा और अपने कमरे में चला गया और खुद के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की योजना बनाने लगा। मैंने एक विंड पावर जनरेटर खरीदा है ताकि मूसलाधार बारिश और तूफानों के दौरान भी मेरे पास बिजली की लगातार सप्लाई बनी रहे। मुझे जो भी चाहिए था सब तैयार है। अब मुझे बस शांति से बचे हुए समय के गुजरने का इंतजार करना है। मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। उसने अपने खुद के कुछ 100 युआन खाने पर खर्च किए हैं और उसे छुपकर अपने कमरे में रख लिया है, जैसे उसे डर हो कि मैं उसका कुछ चुरा लूंगा। मैंने सीधे उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसे मैंने खरीदा था। अगर मैं इस घर में छुपता रहा, चाहे मैं सिस्टम से कितना भी छोटा क्यों न हो जाऊं, फिर भी मुझे ढूंढे जाने का खतरा रहेगा। इसलिए मैंने एक दूसरी जगह चुनी, जो कि मेरे बेडरूम के अंदर एक और खुफिया कमरा था। ये एक छोटा सा कमरा है जिसे मैंने घर के रेनोवेशन के समय खास तौर पर बनवाया था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी इस जगह के बारे में नहीं बताया। ये कमरा बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक छोटे से बाथरूम जितना चौड़ा है, लेकिन मेरे लिए एक बार छोटा हो जाने के बाद ये एकदम सुरक्षित पनाहगाह है। इस कमरे को खोलने के लिए मेरे मोबाइल की जरूरत होती है, इसलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसे ढूंढ लेगी। अगर वो इसे ढूंढ भी लेती है तो वो इसे खोल नहीं पाएगी। इसके अलावा मैं खास तौर पर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक बंजर इलाके में गाड़ी चला कर गया और वहां से मैंने एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर छोटा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके समेट लिया। इस तरह मैं उस मिट्टी और बीजों का इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए कर सकूंगा और आत्मनिर्भर बन सकूंगा। मैंने कई पेड़ों को भी छोटा कर लिया और उन्हें अपने साथ ले आया। पलक झपकते ही मेरा सारा ऑर्डर किया हुआ खाना और फर्नीचर आ गया। इस समय मूसलाधार बारिश शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा है। मैंने डिलीवरी का पता उस गांव के घर का दिया था जहां मैं पहले रहा करता था। वो गांव अब सुनसान हो चुका है, वहां अब कोई नहीं रहता। वो घर फर्नीचर, बिजली के सामान और खाने पीने की चीजों से भर गया था। इसके अलावा हर तरह की छोटी छोटी चीजें भी थीं। वहां आसपास कोई नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने छोटा करने वाले सिस्टम से हर एक चीज को छोटा कर दिया और उन सबको मैंने पहले से तैयार किए गए डिब्बों में पैक कर दिया। आखिर में मैं पल भर के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने अपनी उस एक मंजिला घर को भी छोटा किया और उसे भी अपने साथ ले लिया। रात की शांति का फायदा उठाते हुए मैं रात भर गाड़ी चलाकर वापस अपने घर आ गया। मैंने ये सारी चीजें उस खुफिया कमरे में रख दी। मेरी गर्लफ्रेंड इन दिनों कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और उसे लगता है कि उसने सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं, इसलिए उसने मेरे आने जाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने खुफिया कमरे में सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम चालू कर दिया है। अगर मैं वहाँ कई सालों तक भी रहूं तो मुझे ऑक्सीजन खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी रात मेरी सावधानी पूर्वक की गई व्यवस्था के बाद वो खुफिया कमरा अब एक छोटे से खेत में बदल गया है। बेहद छोटे छोटे चूजे जिनकी चहचहाहट नाम मात्र की है, वे घास के ढेर में कीड़े ढूंढने में लगे हैं। खेत के बाहर मेरा छोटा सा घर भी है, उसके अंदर हर तरह के बिजली के उपकरण मौजूद हैं। अब जाकर मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ और चुपचाप उस मूसलाधार बारिश के आने का इंतजार कर सकता हूँ। सिर्फ आखिरी 12 घंटे बचे थे। मेरी गर्लफ्रेंड भागकर सीधे चू शेंग के घर पहुंच गई। चू शेंग के परिवार को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसे किसी की परवाह कहाँ थी। वो तो सीधे चू शेंग के बेडरूम में घुस जाती थी। एक से ज्यादा बार मैंने चू शेंग की माँ को नीचे पड़ोसियों से शिकायत करते सुना था, सामने वाली उस लड़की में तो कोई शर्म हया ही नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी रोज मेरे बेटे के कमरे में दौड़कर आ जाती है। ये सुनकर एक पड़ोसन ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, मुझे तो लगता है
कि उसकी नजर तुम्हारे बेटे पर है। तुम्हें एक बहू मिलने वाली है, क्या तुम्हें नहीं पता? उसने तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं किया, अब 20 साल से ऊपर की हो गई है, ना कोई ढंग की नौकरी है, बस दिन भर घर में पड़ी रहती है। सुना है अपने बॉयफ्रेंड के टुकड़ों पर पल रही है। मेरा बेटा लंबा और हैंडसम है, उसके पास एक अच्छी नौकरी है, वो लड़की उसके लायक बिल्कुल नहीं है। चू शेंग की माँ ने गुर्राते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ऐसा नाटक किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। सर्वनाश की उस खौफनाक बारिश के शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। क्या बात है फैन युआन, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, कंपनी में बहुत काम है, आज मुझे देर हो जाएगी और मैं रात को वापस नहीं आऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड पल भर के लिए झिझकी, लेकिन आखिर में उसने मुझे किसी भी खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी। मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे सावधान नहीं करेगी। वैसे भी मैंने तो सिर्फ उसे बेवकूफ बनाने के लिए कॉल किया था, ताकि उसे लगे कि मैं घर से जा चुका हूँ। उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और बेडरूम के अंदर बनी अपनी उस सीक्रेट खुफिया तिजोरी को खोल दिया। मैंने एक बार फिर अपने श्रिंकिंग छोटा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैंने किसी सामान को छोटा नहीं किया, बल्कि अपने सिस्टम से खुद को ही छोटा कर लिया। जो खुफिया कमरा पहले बहुत तंग था, वो अब मेरे लिए किसी विशाल महल जैसा लग रहा था। मैंने खुद को छोटा करने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि पिछले जीवन में मैंने एक चीज नोटिस की थी, जो चीजें एनलार्जमेंट सिस्टम बड़ा करने वाले सिस्टम से बड़ी की गई थी, वो बारिश खत्म होने के बाद चमत्कारिक रूप से अपने असली आकार में वापस आ गई थी। तो मेरा अंदाजा है कि ये श्रिंकिंग सिस्टम भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। जब ये मूसलाधार बारिश का कहर थमेगा तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा और मैं वापस अपने असली साइज में आ जाऊंगा। यहाँ अंदर की मिट्टी, हरे भरे पेड़, छोटे छोटे चूजे और अपने शानदार घर को देखकर मुझे एक गजब की संतुष्टि महसूस हो रही थी। अब मुझे उस खौफनाक बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने घर के अंदर और बाहर हॉलवे में हिडन कैमरे लगा दिए थे। अब मैं अपने फोन पर ही घर के अंदर और बाहर की एक एक हरकत लाइव देख सकता था। और हाँ, कोई कसर न छोड़ते हुए मैंने एक कैमरा सीधे चू शेंग के घर के सामने भी फिट कर दिया था। अब मैं पूरी दुनिया से कट चुका था। बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन सिर्फ ये मोबाइल फोन, मेरा कंप्यूटर और टैबलेट था। कई दिन बीत चुके थे और वो विनाशकारी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर का ट्रैफिक सिस्टम तबाह हो चुका था। मेरा अचानक गायब हो जाना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसे तो पक्का यही लग रहा होगा कि मैं बाढ़ में डूबकर मर चुका हूँ। इन दिनों मैं बस अपने छोटे से फार्म में खेती कर रहा था, सब्जियां उगा रहा था और मुर्गियों को दाना खिला रहा था। बस एक ही सिरदर्द था, ये नन्हे चूजे बार बार मेरे लगाए हुए सब्जियों के पौधों को खा जाते थे। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैंने टाइम पास के लिए सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज ऑन किया और जो मैंने देखा वो चौंकाने वाला था। मेरी गर्लफ्रेंड चू शेंग को लेकर मेरे ही घर में आ चुकी थी। वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे और मेरी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर एक गजब की शातिर और विजयी मुस्कान थी। भाई चू शेंग, क्या तुम्हारे घर में राशन बचा है? ज्यादा नहीं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत सारा राशन जमा कर लेता। अब तो घर का ग्राउंड फ्लोर लगभग डूब चुका है और मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। चू शेंग ने मायूसी से कहा। रुयान, आर यू यान, क्या तुम्हारे घर में खाना है? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा शेयर कर सकती हो? मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी बहन भी है। वो थोड़ा सा खाना हमारे पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है। इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड चू शेंग के एकदम करीब खिसक गई और उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल बूम, चू शेंग झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास के भाव थे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में सच में ऐसी कोई चीज वजूद में है? बिल्कुल है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत अपने एनलार्जमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया। उसने टेबल पर रखे एक सेब को निशाना बनाया और देखते ही देखते वो छोटा सा सेब पलक झपकते ही एक विशालकाय सेब में बदल गया। वो इतना भारी हो गया कि धड़ाम से टेबल पर टिक गया। चू शेंग का चेहरा जो पहले अविश्वास से भरा था अब एक भयंकर और बेकाबू खुशी में बदल चुका था। उसने तेजी से आगे बढ़कर मेरी गर्लफ्रेंड के कंधे पकड़ लिए। रुयान, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे घर का सारा खाना बड़ा कर दो। बिल्कुल भाई चू शेंग, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भाई चू शेंग, चूंकि मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकती हूँ तो क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकते हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने शर्माते हुए अपनी आंखें ढक ली। उसे चू शेंग के चेहरे पर आए उन अजीब भावों का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जिनमें थोड़ी सी नफरत और चिढ़ भी छिपी थी। लेकिन चू शेंग ने तुरंत अपने चेहरे पर प्यार भरा नाटक ओढ़ लिया। उसने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया। तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? क्या हम पहले से ही एक साथ नहीं है? तुम्हें तो पता ही है कि हम बचपन के दोस्त थे और अब जाहिर है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब ये मूसलाधार बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने खुशी से चू शेंग के गले में बाहें डाल दी। शानदार, मुझे पता था कि भाई चू शेंग भी मुझे पसंद करते हैं। तो फिर फैन युआन का क्या? चू शेंग ने पूछा। उसने कहा था कि वो ओवरटाइम काम करने जा रहा है। अब जब इतनी देर से मूसलाधार बारिश हो रही है तो शायद वो अब तक ऊपर स्वर्ग सिधार चुका होगा। चू शेंग के चेहरे पर एक चालाकी भरी चमक दौड़ गई। उसने फिर से मेरी गर्लफ्रेंड को मीठी बातों में फंसाया ताकि वो अपने कमरे से राशन निकाल कर ले आए। मैं मॉनिटर पर ये सब देख रहा था और मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थी। मैंने इतनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड को कैसे पाल लिया? बेवकूफ होना एक बात है, लेकिन इतनी दुष्ट? खैर, इन सबसे मुझे क्या? वैसे भी मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे बस अपनी ये छोटी सी जिंदगी शांति से जीनी है। फिर मैं अपने छोटे से घर में वापस गया। मैंने अपने लिए एक हॉट पॉट तैयार किया। फिर मैंने फ्रिज खोला और कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल निकाली। मैं बड़े मजे से अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। मैंने न सिर्फ अपनी पसंद का खाना जी भर के खाया, बल्कि उस खाने की फोटो भी खींची और उसे अपने सोशल मीडिया पर
पोस्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत मेरी पोस्ट पे कमेंट करेगी। फैन युआन, तुम कहाँ हो? सिर्फ कमेंट ही नहीं, उसने मुझे सैटेलाइट मैसेज भी भेजे। जानू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम ठीक तो हो? जानू, तुम कहाँ हो और हॉट पॉट खा रहे हो? मुझे भी खाना है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और मैं बाहर नहीं निकल सकती, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना ला सकते हो? मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने बस अपनी कोल्ड ड्रिंक की एक और फोटो खींची और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। इसके तुरंत बाद उसका फोन आ गया। जानू, तुम हॉट पॉट कैसे खा पा रहे हो? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा ला सकते हो? मैं कई दिनों से सिर्फ ब्रेड खा रही हूँ। भले ही मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कहा, लेकिन मैं उसकी बेचैन आवाज में छिपे असली मतलब को समझ पा रहा था। असल में वो ये सोच रही थी कि इस मूसलाधार बारिश वाले सर्वनाश में भी मुझे इतना अच्छा खाना कैसे मिल रहा है। मैं मन ही मन हंसा। मैंने सिर उठाकर अपने चारों ओर देखा। यहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत था। बाहर की भयानक बारिश का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। मैं अभी भी कंपनी में ही हूँ। कंपनी ने ही हमें ये हॉटपॉट खिलाया है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकता। तुम घर पर ही कुछ खाने को ढूंढ लो। ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड ने हमेशा की तरह मिन्नतें करना शुरू कर दिया। क्या? नहीं जानू, घर की ब्रेड बहुत ही खराब है, मुझे भी हॉटपॉट खाना है, क्या मैं नहीं खा सकती? वो अभी कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मैंने फोन काट दिया। मैंने अपना निगरानी सिस्टम खोला और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड फोन पे आग बबूला हो रही थी। फिर मैंने उसे वहां से जाते हुए देखा। मैंने अपना फोन खोला, निगरानी वाले सॉफ्टवेयर में लॉग इन किया और कैमरा स्विच करके चू शेंग के घर के दरवाजे वाला कैमरा ऑन कर लिया। रुयान, तुम तो कमाल हो, अब हमारे परिवार को खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, हमें तो सच में खजाना मिल गया है। ये चू शेंग की माँ की आवाज थी। ऐसा लगता है कि अब उसके पूरे परिवार को मेरी गर्लफ्रेंड के बड़ा करने वाले सिस्टम के बारे में पता चल गया है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी तो बस यही इच्छा थी कि मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करके आपके परिवार को बचा सकूं। वैसे भी जल्द ही हम एक ही परिवार का हिस्सा होने वाले हैं, है ना? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा। अचानक हवा जैसे शांत हो गई। चू शेंग के माता पिता उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। बिल्कुल सही, अगर रुयान नहीं होती तो हमें इतना खाना कैसे मिलता? चू शेंग बहुत खुशकिस्मत है कि तुम उसके साथ हो, ये उसके लिए एक आशीर्वाद है। मैं तो हमेशा से कहती थी कि ये लड़की बहुत प्यारी है। मेरी गर्लफ्रेंड इन झूठी तारीफों से इतनी फूल गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ खड़ी है। मैंने एक ठंडी सी मुस्कान दी और निगरानी वाला कैमरा बंद कर दिया। चू शेंग का परिवार किस तरह के लोग हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब उन्हें अपने घर टूटने का मुआवजा मिला था तो उन्होंने तुरंत गांव में अपना सिर ऊंचा कर लिया था और लोगों को नीची नजर से देखने लगे थे। उन्होंने अपने घमंड भरे शब्दों से अपने सभी पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों को खुद से दूर कर दिया था। उन्हें हमेशा यही लगता है कि लोग सिर्फ उनके उस मुआवजे के पैसे के लिए ही उनके पास आते हैं। कई गाँव वाले कहते हैं कि वे बहुत घमंडी हैं। वे तो गाँव के मुखिया को भी अपने घर से एक घूंट पानी तक नहीं पीने देते। ऐसे लोग मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कभी सच्चे दिल से कैसे पेश आ सकते हैं? और वो चू शेंग, बचपन से ही मैंने देखा है कि वो कितना घमंडी है। उसने पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सी बुरी बातें कही थी। असल में उसने दिल से कभी मेरी गर्लफ्रेंड की कद्र नहीं की, लेकिन अब मैं उनके मामलों में नहीं पड़ सकता। आखिरकार अब मैं खुद 100 गुना छोटा हो चुका हूँ। कुछ ही देर बाद अचानक मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ से उसकी आवाज में एक अलग ही अकड़। फैन युआन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अब चू शेंग के साथ हूँ। अच्छा है, मैंने मुर्गियों को दाना डालते हुए बिल्कुल शांत स्वर में कहा। तुमने मुझे फोन क्यों किया? फैन युआन, मुझे वहाँ मुर्गियों की आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं मुर्गियों को दाना खिला रहा हूँ। अरे बाप रे, ये सुनकर तो मेरी गर्लफ्रेंड सन्न रह गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तुम्हें मुर्गियां कहाँ से मिल गईं? मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना कहा कि ये मेरी खुद की पाली हुई हैं। फैन युआन, तुम आखिर हो कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हॉट पॉट भी खा रहे हो और मुर्गियां भी पाल रहे हो? क्या तुम्हारे इलाके में इस भयंकर बारिश का कोई असर नहीं हुआ है? मेरी गर्लफ्रेंड सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कहीं बाहर गया ही नहीं। मैं तो अपने ही कमरे में हूँ, बस एक दीवार के पीछे। लेकिन हमारे बीच अब दो बिल्कुल अलग दुनिया बन चुकी है। क्या बात है, तुम्हारे वहाँ बारिश का कोई असर नहीं है? तो जानू, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? मैं चू शेंग और बाकी लोगों को लेकर वहीं आ रही हूँ। वैसे भी आगे चलकर हम सब एक परिवार ही तो बनने वाले हैं। अगर दम है तो खुद आकर ढूंढ लो, मिल जाऊं तो आ जाना। मैं उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते बचपन से ही उसकी हर बात मानता आया था। ये पहली बार था जब मैंने उससे इतने व्यंग्यात्मक और तीखे लहजे में बात की थी। मैंने रास्ते में खड़ी एक मुर्गी को पैर से किनारे किया और खेत से लंबे लंबे कदम भरते हुए वापस घर के अंदर आ गया। मेरे फ्रिज में बहुत सारा रेडी टू ईट खाना भरा पड़ा है, जैसे प्री कुक्ड पिज्जा, एम्पनाडास, डम्पलिंग्स और भी बहुत कुछ। मैंने पंखा चालू किया और माइक्रोवेव से गर्मा गर्म पिज्जा निकाला। गर्म होने के बाद वो पिज्जा एकदम सुनहरा, खुशबूदार और सॉफ्ट लग रहा था। मैंने बस यूं ही उसकी एक फोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। तुम्हारे पास वहाँ पिज्जा कैसे है? जानू, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? तुम बहुत स्वार्थी हो। मैं यहाँ सूखी ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स चबा रही हूँ और तुम वहाँ पिज्जा खा रहे हो। मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज में एक बेताबी और गिड़गिड़ाहट थी। वो किसी भी तरह मुझसे मेरा पता उगलवाना चाहती थी। मैंने पिघले हुए चीज वाले पिज्जा का एक बड़ा सा बाइट लिया, उसे चबाया और सीधा बोला, वाह, इस पिज्जा की खुशबू तो लाजवाब है। इसका चीज तो एकदम खींच रहा है। फैन युआन, तुम वहाँ कितने भी मजे में क्यों ना हो, तुम्हारा खाना भी एक दिन खत्म होगा। तुम्हारे उस छोटा करने वाले सिस्टम का क्या फायदा? मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम तुम्हारे खाने को विशाल बना सकता है। तब हमारे पास इतना खाना होगा कि कुछ सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अरे वो मुझे लेने नहीं आ रही थी, बस मुझे इतनी अच्छी हालत में देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर से वही बात दोहराई, अगर ढूंढ सको तो आ जाओ, और तुरंत फोन काट दिया। मॉनिटर पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बेबसी और उसका गुस्सा देखा।
देखा। उसने पागलपन में मेरे कमरे की सारी चीजें तोड़ डाली। कुछ ही देर बाद पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास बड़ा करने वाला सिस्टम एनलार्जमेंट सिस्टम है। और ये राज किसने खोला होगा? ये तो बिल्कुल साफ था, मेरी गर्लफ्रेंड का दरवाजा बार बार खटखटाया जाने लगा। सब लोग अपना बचा खुचा थोड़ा सा खाना लेकर उसके सामने खड़े थे, इस उम्मीद में कि वो उनके खाने को बड़ा कर देगी। शुरुआत में तो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा घबरा गई थी। वो नाटक करना चाहती थी कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है ताकि उन्हें बेवकूफ बना सके। लेकिन तभी सामने रहने वाला चू शेंग का परिवार भागकर बाहर आ गया। चू शेंग के माता पिता ने मदद मांगने वालों को रोक दिया और बोलकर, अरे अरे रुकिए, रू यान हमारी होने वाली बहू है। अगर तुम्हें सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो हमारी इजाजत लेनी होगी। सिस्टम इस्तेमाल करने में रू यान की बहुत ऊर्जा खर्च होती है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। शुरुआत में चू शेंग थोड़ा गुस्से में था कि उसके माता पिता ने सबको सिस्टम के बारे में क्यों बता दिया, लेकिन जब उसने पैसे वाली बात सुनी तो वो तुरंत खुश हो गया। हाँ हाँ, रू यान मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम उससे काम करवाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। चू शेंग ने सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड की कमर में हाथ डाला और वो शर्माते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। और इस तरह चू शेंग के परिवार ने मेरी गर्लफ्रेंड के सिस्टम को अपना बिजनेस बना लिया। जो भी सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता उसे चू शेंग को 2000 युआन देने पड़ते। 2000 युआन कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अभी मूसलाधार बारिश का सर्वनाश चल रहा है। सबके पास संसाधनों की भारी कमी है और पैसों से खाना नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए ये दोनों तरफ से फायदे का सौदा लग रहा था। लेकिन निगरानी कैमरों सीसीटीवी के जरिए मैंने देखा कि लगातार और भी ज्यादा लोग मेरी गर्लफ्रेंड के पास आ रहे थे और वो भी बार बार। इसका मतलब था कि उन्हें भी लगने लगा था कि जब तक मेरी गर्लफ्रेंड और उसका सिस्टम है वे कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन वो बेवकूफ लोग एक बहुत बड़ी बात भूल रहे थे। सिस्टम खाने को बड़ा तो कर सकता है, लेकिन तभी जब आपके पास पहले से कुछ खाना बचा हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ही बार काम करता है। आप आधा खाना खाकर बचे हुए आधे हिस्से को फिर से बड़ा करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरे 3 साल बीत चुके थे। इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी गर्लफ्रेंड के सिस्टम की वजह से कोई भूखा नहीं मरा, इसलिए सबने अपनी चिंता छोड़ दी और बिना किसी रोक टोक के बेतहाशा खाना पीना और मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे साल के अंत में आखिरकार वो महासंकट आ ही गया। संकट आ ही गया। हर घर में खाना लगभग खत्म हो चुका था। मेरी गर्लफ्रेंड के सिस्टम द्वारा इसे बड़ा करने के बावजूद ये खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। संसाधन बेहद सीमित हो गए थे और अब बड़ा करने वाला सिस्टम कोई फायदे की चीज नहीं रह गया था। इसलिए रिहायशी इलाका और भी ज्यादा अराजक अस्त व्यस्त होने लगा। हर तरफ संसाधनों को लेकर बहस और लड़ाइयाँ होने लगी। मेरी गर्लफ्रेंड पहले ही चू जेंग के घर रहने चली गई थी और वे एक परिवार बन चुके थे। निगरानी कैमरों के जरिए छुपकर सुनते हुए मुझे पता चला कि चू जेंग के परिवार को भी ये एहसास हो गया था कि अब मेरी गर्लफ्रेंड के पास सिस्टम का इस्तेमाल करवाने के लिए कम ही लोग आ रहे थे। अब इस धंधे से पैसे कमाना मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी उनके घर पर खा और रह रही थी। उसके परिवार के मन में अब मेरी गर्लफ्रेंड के प्रति नफरत पैदा होने लगी थी। वे कोई न कोई बहाना बनाकर उसे घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। इसलिए चू जेंग ने पलटकर मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। उसने सीधे और साफ शब्दों में कहा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी गर्लफ्रेंड रोई, चिल्लाई और उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने उसे बाहर निकाल फेंका। यहाँ किसी को परवाह नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड किससे प्यार करती है। हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। मेरी गर्लफ्रेंड एक दिन तक उनके घर के बाहर खड़ी होकर रोती रही। एक रात बीत जाने के बाद वो उदास होकर मेरे घर लौट आई, लेकिन इस दौरान चू झेंग के परिवार ने मेरे घर को पूरी तरह से खाली कर दिया था। अब वो घर सिर्फ एक खाली ढांचा रह गया था। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड ने उनके घर के सामने बहुत तमाशा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ गालियां ही मिली। इस बीच मैं अपने छोटे से खेत में अपनी छोटी सी जिंदगी शांति से जी रहा था। अगर मुझे भूख लगती तो मैं कुछ सब्जियां और मीट लेकर उन्हें एक साथ फ्राई कर लेता। अगर मेरा खाना पकाने का मन नहीं होता तो मैं फ्रिज से रेडी टू ईट प्री कुक्ड खाना निकालता और कुछ जल्दी से तैयार कर लेता। अपने खाली समय में मैं अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रिंक भी बना लेता। हर सुबह उठकर सबसे पहले मैं मुर्गियों को दाना खिलाता और फिर अपना नाश्ता बनाता। इसके बाद मैं अपने खेत में जाकर अपनी उगाई हुई ढेर सारी सब्जियों को निहारता। 3 साल तक उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। तभी मेरी गर्लफ्रेंड का फोन फिर से आया। उसकी आवाज में एक झिझक थी। शायद उसे लगा था कि मैं मर चुका हूँ और उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं फोन उठाऊंगा। तुम जिंदा हो? कितनी अच्छी बात है। मुझे लगा कि तुम इस मूसलाधार बारिश में मारे गए। तुमने मुझे फोन क्यों किया जानू? मैंने पूछा। तुम्हें नहीं पता कि चू झेंग के परिवार ने मेरे साथ कैसा सलूक किया। उन्होंने पैसे कमाने के लिए मेरे सिस्टम का इस्तेमाल किया और अब जब कोई मेरे पास सिस्टम इस्तेमाल करने नहीं आता तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चू झेंग ने साफ कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। उसका पूरा परिवार नीच है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। अब मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं सच में भूख से मर जाऊंगी। तुम अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड को भूख से मरते हुए तो नहीं देखना चाहोगे ना? शायद मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी आवाज के लहजे में कुछ अजीब महसूस किया और उसकी आवाज अनजाने में ऐसे तेज हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। फैन युआन, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र क्यों नहीं है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म रीबर्थ हुआ है? उस पल मेरी हल्की सी हंसी छूट गई। हाँ, तो क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पक्का पता होगा कि चू झेंग और उसका परिवार किस तरह के लोग हैं, है ना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम बहुत स्वार्थी हो। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधा उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। वीडियो में मेरे फल और सब्जियां बहुत अच्छी तरह से उग रहे थे। मुर्गियों का एक झुंड इधर उधर दौड़ रहा था और घर के अंदर का हिस्सा बहुत
बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ था। फ्रिज खाने और स्नैक्स से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मूसलाधार बारिश का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था, मानो ये कोई दूसरी ही दुनिया हो। जैसे ही मैंने वीडियो भेजा, मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से से पागल हो उठी। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं अभी कितनी बुरी हालत में हूँ? जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। लियो रुयान, जब पिछले जीवन में तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, तब क्या तुम स्वार्थी नहीं थी? अब जबकि तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है और तुम्हें इस सर्वनाश वाली बारिश के बारे में सब पता था, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मेरी अच्छाई को अपना हक समझती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे भी बदले में मेरे लिए कुछ करना चाहिए। और मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ। जब तुम मुझे अपना परिवार नहीं मानती, तो मुझे भी तुम्हें दोबारा बचाने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। सच में मैं भी किसी जादू के असर में था जो चू झेंग को लेकर अंधा हो गया था। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी इकलौती गर्लफ्रेंड हूँ। अगर मैंने अपनी जान दे दी, अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, तो तुम क्या करोगे? मैंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, तो दे दो जान, मुझे क्या परवाह। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं सोच सकता था कि फोन के दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से से कितनी तिलमिला रही होगी। सुरक्षा कैमरे के जरिए मैं देख सकता था कि मेरी गर्लफ्रेंड पागलों की तरह पूरे दिन घर का सामान तोड़ रही थी। खासकर मेरे कमरे में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन चीजें तोड़ने से पेट तो नहीं भरता। मेरी गर्लफ्रेंड चाहे कितना भी भड़ास निकाल ले, सब बेकार था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर से कुछ ब्रेड लेकर आई है। दरवाजे के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे से मुझे पता चला कि असल में उसने वो चू झेंग के घर से चुराई थी। चू झेंग का पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ उसकी 6 साल की छोटी बहन थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे बेवकूफ बनाकर दरवाजा खुलवाया और घर का सारा खाना चुरा लिया। कैमरे में ये नजारा देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखने का क्या शानदार नजारा था, सच में लाजवाब। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया, जैसा कि उम्मीद थी। चू झेंग का परिवार जब लौट कर आया तो उन्होंने देखा कि घर का सारा खाना गायब है। वे आग बबूला हो गए और मेरे घर के दरवाजे पर लाते मारने और पीटने लगे। उन्होंने खूब गालियां दी। मेरी गर्लफ्रेंड किसी डरे हुए कछुए की तरह अंदर ही दुबकी रही और बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। मेरे घर का दरवाजा बहुत मजबूत है। घर बनवाते समय मैंने खास तौर पर सबसे मजबूत दरवाजा चुना था, इसलिए चू झेंग के परिवार ने लगातार 3 दिन और 3 रात दरवाजा पीटा और गालियां दी। फिर भी अंदर बैठी मेरी गर्लफ्रेंड को इससे कोई खतरा नहीं था। हद तो तब हो गई जब चू झेंग ने एक चापलूस मुस्कान के साथ मेरी गर्लफ्रेंड से कहने की हिम्मत की, तारांकन रुयान, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हमारा खाना वापस कर दो।